गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे साइंस का तत्वों का वर्गीकरण एवं उनके गुण। हम देखते हैं कि प्रकृति में कितने तत्व हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें तो वर्तमान समय में 118 तत्व ज्ञात हैं। कितने तत्व ज्ञात हैं? 118 तत्व ज्ञात हैं। इन 118 तत्वों में से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नेचर में। कहाँ पाए जाते हैं? नेचर में, यानी प्रकृति में पाए जाते हैं। इसलिए हम इन तत्वों को नेचुरल या प्राकृतिक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इन्हें नेचुरल या प्राकृतिक तत्व कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 92 है, 92 है। और कुल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। अगर हम देखें तो शेष 26 तत्व, रेस्ट 26 एलिमेंट्स नेचुरल नहीं है। इट मीन्स ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते हैं? ये प्रकृति में नहीं पाए जाते। तो एक्चुअल में अगर प्रकृति में नहीं पाए जाते तो कैसे निर्मित होते हैं? जो प्रकृति में नहीं मिलता उसे हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम या संश्लेषित या मैनमेड। तो इन तत्वों को हम लोग क्या नाम देते हैं? इन तत्वों को हम नाम देते हैं संश्लेषित या मानव निर्मित या एक और स्पेसिफिक नाम हम इन्हें देते हैं। क्या नेम देते हैं हम इन्हें देते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्या नेम देते हैं हम इन्हें? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो एक्चुअल में मैंने अभी क्या बताया? मैंने बताया वर्तमान समय में 118 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से 92 तत्व यानी कि 92 कहाँ मिलते हैं? नेचर, प्रकृति से हमें मिलते हैं। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल या प्राकृतिक तत्व कहते हैं। क्लियर? और रेस्ट 26, जो शेष 26 तत्व हैं वो प्रकृति में नहीं पाए जाते। इट मीन्स कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें मानव ने संश्लेषित किया है, इसलिए हम इन्हें मानव निर्मित या संश्लेषित या ट्रांसयूरेनिक या एक और क्या टर्म दे सकते हैं? कृत्रिम शब्द दे सकते हैं। क्लियर? अब इतने सारे जो तत्व हैं, क्या हम कोई इतने सारे तत्वों के गुणों को और इनसे बनने वाले यौगिकों के गुणों को याद रख सकते हैं? नहीं। तो अध्ययन को क्या बनाने के लिए? अध्ययन को सरल बनाने के लिए। किसको सरल बनाने के लिए? अध्ययन को सरल बनाने के लिए, इन तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया। ध्यान दें, जब भी हम वर्गीकरण की बात करेंगे, चाहे वो जीव विज्ञान में वर्गीकरण की हो, चाहे वो किसी भी स्थान पर वर्गीकरण की बात चल रही हो, जब भी हम वर्गीकरण की बात करेंगे, वर्गीकरण हमेशा अध्ययन को सरल बनाने के लिए और कंट्रोल को बढ़ाने के लिए होगा। सपोज दैट हम यहाँ बात करते हैं कि मान लीजिए मैं एक क्लासरूम में हूँ, जिस क्लासरूम में बच्चों की संख्या 1000 है। तो क्या मैं उन 1000 बच्चों पर प्रॉपरली एक अकेला कमांड कर पाऊंगा? नहीं। मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? उस क्लास को बैचेज में, इट मीन्स सेक्शंस में क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा, क्लासिफाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जिससे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाए और मैं उन्हें प्रॉपरली कमांड कर सकूं, मैं उन्हें प्रॉपरली क्या कर सकूं? स्टडी कर सकूं सारे बच्चों को कि क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। इट मीन्स ओवरऑल हमेशा वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य होगा तत्वों के अध्ययन को सरल बनाना या किसी के भी अध्ययन को क्या करना? सरल बनाना। द मेन एम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज टू सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ एलिमेंट। हमारा इन तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है तत्वों के अध्ययन को सरल बनाना। क्लियर? सबसे पहले हमने जान लिया कि कितने हैं, कौन से प्राकृतिक हैं, कौन से ट्रांसयूरेनिक हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां से बनता है
कि इन 26 एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांस यूरेनिक क्यों कहते हैं। एक्चुअल में 92 यूरेनियम एटॉमिक नंबर, जो परमाणु क्रमांक है वो किसका है, यूरेनियम का। और यूरेनियम ट्रांस मीन्स होता है आफ्टर, यानी बाद में। तो यूरेनियम के बाद में जो आए उन तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक। तो इन तत्वों को हम लोग एक और नाम देते हैं ट्रांस यूरेनिक। क्यों देते हैं, क्योंकि ये यूरेनियम आफ्टर यूरेनियम U92 आते हैं, यूरेनियम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें ये शब्द दिया गया ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि इन तत्वों को वर्गीकृत कैसे किया गया और किसने प्रारंभ किया। सबसे पहले मैं बात करूंगा तत्वों के वर्गीकरण के लिए। तो सबसे पहले तो वर्गीकरण किया डोब्रीनर ने। तत्वों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किया डोब्रीनर ने। किसने किया, डोब्रीनर। डोब्रीनर ने क्या किया, अपने समय में ज्ञात, इसके समय पर जितने तत्व ज्ञात थे, इसने उन ज्ञात तत्वों को 3-3 के समूह में वर्गीकृत किया। डोब्रीनर ने ज्ञात तत्वों को 3-3 के समूह में वर्गीकृत किया, जिसे क्या नाम दिया गया, डोब्रीनर त्रिक। इस 3 तत्वों के समूह को इसने क्या नाम दिया, त्रिक नाम दिया। त्रिक इट मीन्स ट्राइड। क्लियर। इस त्रिक की मुख्य विशेषता क्या थी, देखते हैं अपन लोग यहाँ पर। जैसे इसने 3 तत्व लिए LiNaK, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3 और परमाणु भार है 7। यहाँ पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39। इन दोनों का एवरेज करिए, 39 + 7 / 2 कितना आया, 23। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23। तो यहां से आपको अपने आप एक स्पेसिफिक फीचर क्लियर हो गया कि इस त्रिक का मुख्य लक्षण, स्पेसिफिक फीचर क्या था। इस त्रिक का मुख्य लक्षण था कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत था। क्या किया, दोबारा से एक बार समझें। सबसे पहले तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया डोब्रीनर ने। डोब्रीनर ने तत्वों को कितने समूह में बांटा, 3-3 के समूह में बांटा, जिसे क्या कहा गया, डोब्रीनर ट्राइड, इट मीन्स त्रिक। इस त्रिक का मुख्य लक्षण क्या था, इस त्रिक का मुख्य लक्षण था कि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का क्या था, औसत था। क्लियर। क्या विशेषता थी, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का औसत था। लेकिन डोब्रीनर भी अपने समय पर ज्ञात सभी तत्वों को वर्गीकृत करने में सफल नहीं हो पाए, इसलिए डोब्रीनर का ये ट्राइड, ये त्रिक नियम क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। क्लियर। देन डोब्रीनर के बाद आई डी चांगकॉर्टाइस। कौन आई, डी चांगकॉर्टाइस। ध्यान दें, डी चांगकॉर्टाइस। डी चांगकॉर्टाइस को बड़े हेलिक्स बनाने का, छल्ले बनाने का बड़ा शौक था। अदरवाइज मत लेना, छल्ले बनाने से मतलब नहीं तो गर्ल सोचे कि ये हमारे बालों में जो छल्ले बन रहे हैं उनको बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइज इसे किसी और जगह ही ले लें, है ना, ऐसा नहीं है। ध्यान दें, इनको रिंग बनाने का बड़ा शौक था और इन्होंने क्या बनाया, एक टेल्यूरिक हेलिक्स बनाया। क्या बनाया, एक हेलिक्स बनाया, ठीक है, एक कुंडली बनाई। और इस कुंडली, कहते हैं ना जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाता है, ऐसे ये कुंडली मार के बैठ गए वर्गीकरण करने के।
डी चांकोर्ट और इसने अपने समय पर ज्ञात तत्वों को एक हेलिक्स पर व्यवस्थित किया और क्या देखा कि समान गुणों वाले तत्व इस हेलिक्स के समान बिंदुओं पर थे। जैसे इन पॉइंट्स पर जो तत्व थे उनके गुण आपस में समान थे, इन पॉइंट्स पर जो तत्व थे उनके गुण भी आपस में समान थे, यहाँ जो तत्व थे उनके गुण आपस में समान थे, यहाँ जो तत्व थे उनके गुण भी आपस में समान थे। और इसे ऐसे समझ लें, बहुत प्रॉपर वे में समझ लें। सपोज दैट हम शादी में गए हुए हैं, खाने की बात पर कंसंट्रेट करते हैं अपन। हम शादी में गए हुए हैं और पूरा ग्राउंड है, उसमें अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के काउंटर लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि उस काउंटर में अगर अपन देखें कि जहां पर पॉपकॉर्न लगे होंगे, पॉपकॉर्न का काउंटर जहां लगा होगा, आपको सारे बच्चे, ढेर सारे बच्चे वहां देखने को मिल जाएंगे। महिला मंडल बुरा नहीं मानेगा, जहां चाट पकौड़े, पानी टिक्की, पाव भाजी, डोसा, चाउमीन और ये सब होगा, वहां पर गर्ल्स और लेडीज सबसे ज्यादा, और पुरुष लोग संघर्ष कर रहे होंगे सभी एक जगह तवा रोटी और दाल पर। ज्यादातर तवा रोटी और दाल के आसपास वो लोग संघर्ष करते नजर आएंगे। तो समझ गए आप, जिनकी मेंटेलिटी सेम है, जिनके गुण सेम है, वो कहाँ मिलेंगे आपको? एक ही जगह तो मिलेंगे। जिनका सब्जेक्ट ग्रुप सेम है वो एक ही क्लास में मिलेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स वालों के साथ, साइंस वाले साइंस वालों के साथ। तो यहाँ भी तो वही देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि समान गुणों वाले तत्व कहाँ थे? इस हेलिक्स के समान बिंदुओं पर थे। तो डी चांकोर्टॉइस ने क्या किया? डी चांकोर्टॉइस ने तत्वों को वर्गीकृत किया। किसके आधार पर वर्गीकृत किया? परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर वर्गीकृत किया। इस वर्गीकरण का मेन आधार यानी मुख्य आधार क्या था? वर्गीकरण का मुख्य आधार था परमाणु भार। इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर एक हेलिक्स पर अरेंज किया, एक कुंडली पर अरेंज किया, और क्या ऑब्जर्व किया? देखा कि समान गुणों वाले तत्व इस हेलिक्स के समान बिंदुओं पर थे। यहाँ पर जो तत्व थे उनके गुण आपस में समान थे, यहाँ जो तत्व थे उनके गुण आपस में समान थे, इन पॉइंट्स पर जो तत्व थे उनके गुण आपस में समान थे। इस प्रकार से यह वर्गीकरण किया, लेकिन यह भी सफल नहीं हो पाया, इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। देन अब इसके बाद आए न्यूलैंड। कौन आए? न्यूलैंड। चलिए देखते हैं हम न्यूलैंड का अष्टक। न्यूलैंड के अष्टक हम देखते हैं क्या था। न्यूलैंड का वर्गीकरण। देखिए, जैसे डी चांकोर्टॉइस को हेलिक्स बनाने का शौक था, ऐसे ही न्यूलैंड को म्यूजिक का शौक था। म्यूजिक के बारे में आप सब लोग जानते हैं। म्यूजिक की बात करें हम तो म्यूजिक में हर 8वां स्वर समान होता है, 8 म्यूजिकल टोन सेम होती है। हम लोग सा से स्टार्ट करते हैं और उसी पर आ जाते हैं। तो न्यूलैंड ने भी उसी के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किया, और न्यूलैंड ने कहा कि यदि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल 8 के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। क्या कहा? यदि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित अंतराल 8 के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे संगीत में प्रत्येक 8वां स्वर समान होता है। चलिए देखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ध्यान रखें, न्यूलैंड के टाइम पर अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। यहाँ पर नियॉन नहीं आएगा क्योंकि उस समय अक्रिय गैसें नहीं खोजी गई थी। देन यहाँ पर कौन आएगा? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। क्लियर? 3। चलिए एटॉमिक नंबर रहने दीजिए अभी आप।
अब देखिए कि लिथियम से अगर मैं 8 नंबर पर चलता हूं तो कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लिथियम से 8वें नंबर पर कौन आ रहा है, सोडियम। इसका मतलब ये है कि लिथियम और सोडियम के गुण आपस में क्या होंगे, समान। क्लियर क्लियर। बेरिलियम से 8वें नंबर पर कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर पर कौन आ रहा है, मैग्नीशियम। इट मीन्स बेरिलियम और मैग्नीशियम के गुण समान होंगे। क्लियर। तो न्यूलैंड का वर्गीकरण क्या कहता है, न्यूलैंड का वर्गीकरण कहता है कि यदि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें तो एक निश्चित अंतराल 8 के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। क्लियर। जैसे संगीत में प्रत्येक 8वां स्वर क्या होता है, समान होता है। क्लियर। बट उत्कृष्ट गैसों की खोज के बाद यहां पर कौन आ गया, नियॉन। यहां कौन आ गया, आर्गन। उत्कृष्ट गैस जिन्हें हम निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैसों की खोज के बाद प्रत्येक 8वां तत्व पहले तत्व से गुणों में समानता नहीं रखता है। क्यों, क्योंकि अब कौन सा नंबर हो गया ये, देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी के साथ उत्कृष्ट गैसों की खोज के साथ या निष्क्रिय गैसों की खोजों के साथ न्यूलैंड का वर्गीकरण क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। अब न्यूलैंड के बाद कौन आए, न्यूलैंड के बाद आ गए आपके लोथर मेयर। कौन आए, लोथर मेयर। चलिए देखते हैं अब अपन लोथर मेयर का वर्गीकरण कि लोथर मेयर ने किस तरीके से तत्वों को वर्गीकृत किया। लोथर मेयर ने क्या किया, तत्वों के परमाणु भार, इस एक्सिस पर क्या ले लिया, परमाणु भार और परमाणु आयतन। लोथर मेयर ने परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ प्लॉट किए। ध्यान दें, इसने क्या किया, परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य कुछ ग्राफ बनाए और ग्राफ बनाने पर क्या ऑब्जर्व किया कि समान गुणों वाले तत्व इस ग्राफ के समान बिंदुओं पर थे। इन बिंदुओं पर जो तत्व थे उनके गुण समान थे, यहाँ जो तत्व थे उनके गुण समान थे। अब तो ये मान लीजिए कि जैसे जैसे मैं हर क्लास का रिजल्ट बनाता जा रहा हूं, ये सपोज दैट फर्स्ट क्लास का, ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का, ये फिफ्थ का, ऐसे मैं बनाता जा रहा हूं। अब क्या देखेंगे, जो टॉपर होंगे वो हमेशा टॉपर ही तो होंगे और जो क्लास के सबसे डिफाल्टर होंगे वो कहाँ होंगे, सबसे नीचे होंगे ग्राफ में। तो हम वही देख रहे हैं, हमने देखा कि जो समान गुणों वाले तत्व होंगे वो कहाँ होंगे, ग्राफ के समान बिंदुओं पर। जैसे यहाँ टॉप पॉइंट पर जो तत्व होंगे उनके गुण आपस में समान होंगे, जो सबसे बॉटम पॉइंट में होंगे, निचले होंगे, वो क्या होंगे, उनके गुण भी आपस में समान होंगे, और जो असेंडिंग पॉइंट्स पर होंगे उनके गुण भी आपस में समान होंगे, और जो डिसेंडिंग पॉइंट्स पर होंगे उनके गुण भी आपस में समान होंगे। बात समझ में आ गई। तो यहाँ लोथर मेयर का वर्गीकरण खत्म होता है, यहाँ पर लोथर मेयर का वर्गीकरण खत्म होता है। लोथर मेयर के वर्गीकरण से आगे शुरू होता है मेंडलीव का वर्गीकरण, और वहां से आवर्त सारणी की शुरुआत होती है। ये मेंडलीव से पहले तक के वर्गीकरण थे, इससे आगे के वर्गीकरण के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।